ईशनिंदा कानून और शरिया पर हुंकार। पीएफआई के हार्डकोर चेहरे अक्सर ये आवाजें उठाते रहे और मुसलमानों को कौम के नाम पर भड़काते रहे। मगर ये तो भारत को बांटने का एक नया वॉरफ्रंट भर है। किसी भी मसले का हिंदू मुसलमान कर देना और फिर नफरत का एजेंडा चलाकर देश को दहलाना पीएफआई की अगर देखा जाए पिछले कुछ वर्षों से यही साजिश रही है। न्यूज नेशन के हाथ पीएफआई के इस्लामिक राष्ट्र वाले प्लान के जो सीक्रेट दस्तावेज लगे उसमें साफ है कि पीएफआई अगले 25 साल में भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान कर रही थी और इसकी शुरुआत वो कर भी चुका था। एक एक तस्वीर और पैटर्न से पीएफआई की साजिश का पर्दाफाश हम करेंगे अपनी इस रिपोर्ट में, क्योंकि ये हिंदुस्तान को तोड़ने की गहरी साजिशें हैं जिन्हें हमें नाकाम नहीं होने देना। पीएफआई की मुनादी शहर शहर खूनी जिहादी। हिंदुओं को डराओ, इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। अगर कोई हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दंगा ब्रिगेड पीएफआई ने अपने 7 पन्नों के सीक्रेट दस्तावेज में साजिशों का यही जाल बिछाया। इसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने का पूरा एक्शन प्लान है। मजहब के नाम पर भारत को तोड़ने, हिंदुओं के खिलाफ खूनी जिहाद जैसा खौफनाक एजेंडा है। मगर ये खौफनाक प्लान सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने के एजेंडे पर पीएफआई का मॉड्यूल काम कर रहा था। पीएफआई कैसे कैसे देश में बंटवारे का बीज बो रहा था। इसमें मकसद था इस्लामिक राष्ट्र के फसल को काटना। 10% मुस्लिम ही हिंदुओं को घुटने पर ला देंगे। नुपुर शर्मा के जिस बयान पर मुसलमानों में आक्रोश दिखा, उसी आक्रोश में कट्टरता के उन्मादियों ने हिंदुस्तान में तालिबान को खड़ा कर दिया। उदयपुर टू अमरावती, इस्लाम के नाम पर खूनी खंजर का जो पैटर्न चला, इस साजिश में पीएफआई सेंट्रल रोल में है। मजहब के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ सर तन से जुदा वाली साजिश का सूत्रधार पीएफआई ही है। इसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट ही उसके मजहबी उन्माद की गवाही देते हैं। मुस्लिम हमेशा से अल्पसंख्यक रहे हैं और जीत के लिए बहुसंख्यक होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10% मुसलमान ही उसके साथ आ जाएं तो कायर बहुसंख्यक समुदाय को घुटनों के बल ला देगा। मतलब साफ है कि उदयपुर टू अमरावती हिंदुओं के खिलाफ खूनी खंजर उठाने वाले कातिल तो मोहरा भर है। खूनी जिहाद के मोहरों के दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ जहर पीएफआई बहुत पहले से घोल रहा था और इसका मकसद था हिंदुओं को हिंसा से डराओ। अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए पीएफआई के नेतृत्व में मोबिलाइजेशन करना होगा। इतना ही नहीं, हिंसा का सिलेक्टिवली इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने और बहुसंख्यक को डराने के लिए करना होगा। कैडर में जो अच्छा करेंगे उन्हें फायर आर्म्स और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही इस्लामिक राज कायम करने के इरादे को छुपाने के लिए तिरंगा, संविधान और अंबेडकर का इस्तेमाल शील्ड की तरह इस्तेमाल करना होगा। और पर्दे के पीछे पीएफआई इस साजिश को अंजाम भी दे रहा था। तिरंगा और बाबा साहेब की फोटो, जुबान पर संविधान की दुहाई। एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान शहर शहर शाहीन बाग खड़ा किया गया था, तो पीएफआई का कैडर भी एक्टिव था। तिरंगा और संविधान की आड़ में दिल्ली के जामिया नगर से लेकर बेंगलुरु तक भयानक हिंसा हुई। पथराव किया गया, बसों में आग लगाई गई और शहरों को बंधक बनाया गया। अराजकता का ऐसा माहौल कि दिल्ली में फरवरी 2020 में भीषण दंगे भी हुए थे और ये सब पीएफआई की सोची समझी साजिश का हिस्सा रहा।
तिरंगा और संविधान को ढाल बनाकर देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो प्लान बनाया, उसे इसी तरह पीएफआई एग्जीक्यूट भी कर रहा था। हथियारों वाली ट्रेनिंग का प्लान। इंडिया 2047 वाले सीक्रेट डॉक्यूमेंट में पीएफआई ने साजिशों का रोड मैप बनाया कि मुसलमानों को एकजुट करे, पीई डिपार्टमेंट भर्ती और ट्रेनिंग पर फोकस करे, उन्हें तलवार, रॉड और कई तरह के हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दे। अब देखिए पीएफआई दंगे वाले साजिश को कैसे धार दे रहा था। वो 23 फरवरी 2020 की तारीख जब दिल्ली के चांद बाग इलाके में सीए के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी हाथों में रॉड और तलवार लेकर पुलिस की टीमों पर टूट पड़े। दिल्ली पुलिस के एक जवान की इस हमले में मौत हो गई थी, जबकि एक अधिकारी जख्मी हुए थे। आखिर प्रदर्शनकारियों के हाथों में रॉड, पत्थर और तलवार कहां से आए थे? दिल्ली पुलिस की चार्जशीट कहती है कि हमला अचानक नहीं हुआ था, बल्कि सुनियोजित साजिश के तहत पुलिस की टीमों को निशाना बनाया गया था और इस दंगे में पीएफआई कनेक्शन के सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले। एससी, एसटी, ओबीसी को ट्रैप में लेने की साजिश। मीम भीम कॉम्बिनेशन, यानी मुस्लिम और दलित समाज के गठजोड़ से पीएफआई ने देश में अराजकता फैलाने की साजिशों का खाका तैयार किया। देखिए पीएफआई का ये प्लान कितना खौफनाक है। इसमें लिखा है कि हिंदुओं के एससी, एसटी और ओबीसी को अपने राजनीतिक प्रभाव के लिए इस्तेमाल करना है। पार्टी को एससी, एसटी, ओबीसी गठजोड़ से चुनाव जीतने की रणनीति बनानी होगी। 50% मुस्लिम और 10% एससी, एसटी और ओबीसी से पार्टी राजनीति में सेकुलर पार्टियों का दबदबा खत्म कर देगी और हमें विस्तार में मदद मिलेगा। दिल्ली से दक्षिण तक पीएफआई के कैडर मीम भीम एजेंडे को बहुत पहले से साध रहे थे। अपने भड़काऊ एजेंडे से हिंदुओं के एक तबके को तोड़कर अपने पाले में मिलाने के पीछे मकसद यही है कि जातीय गुणागणित उनके पक्ष में आ जाए और हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बने। जामा मस्जिद परिसर की इन तस्वीरों ने यही एजेंडा देश के सामने रख दिया था। एससी, एसटी, ओबीसी को ट्रैप में लेने की कोशिश क्यों ही नहीं है, बल्कि पीएफआई की सोची समझी साजिश का हिस्सा है। टीम न्यूज़ नेशन। मजहब का चोला ओढ़कर सिमी बना, जिसकी गतिविधियां न सिर्फ देश विरोधी बन गई, बल्कि आतंकी जमातों का अड्डा भी यही बना और इसी के चलते सिमी पर बैन लगाया गया। तो सिमी पीएफआई के रूप में देश के सामने आ गया। आपको बता देते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एजेंडा चलाने वाले इस संगठन ने नाम और पहचान भले ही बदल दी हो, मगर इसका एजेंडा एक ही है, किसी भी तरह से भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देना, जिसके लिए अब सबूत भी सामने आने लगे। पीएफआई कितना बड़ा फरेबी है उसे आप इस तरह देखिए। राजस्थान के कोटा में जब स्थापना दिवस के मौके पर पीएफआई के लोग जुटे तो वर्दी पहनकर परेड निकाली गई और ये बताने की कोशिश थी कि पीएफआई एक अनुशासित मुस्लिम संगठन है, मगर पीएफआई के अंदर हिंदुओं के खिलाफ कितना नफरत है, अब वो देखिए। कुछ लोगों को अजान से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को बोंगो से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस तरफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। पीएफआई के इस मोहरे की भड़काऊ तकरीरों को आपने देखा। मजहब के नाम पर मुसलमानों को भड़काओ और देश में नफरत की आग लगाओ। इसी पैटर्न पर पीएफआई पिछले 1.5 दशक से देश की बुनियाद में कट्टरता का बारूद भर रहा है और निशाने पर है हिंदुत्व। अमरावती से उदयपुर तक सर तन से जुदा वाले खूनी जिहाद के जख्म भले ही ताजा हों, मगर जिस केरल को पीएफआई ने अपना गढ़ बनाया, उसी केरल में मजहबी उन्माद से कई लोगों का खून भी बहा चुका है। 2010 में केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने एक प्रोफेसर के हाथ काटे। केरल में 27 पॉलिटिकल मर्डर का कनेक्शन मिला।
पीएफआई पर पूर्वोत्तर के छात्रों को बरगलाने के आरोप लगे। 2013 में केरल पुलिस ने कुन्नूर में पीएफआई के हथियारों की अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया था। पीएफआई के रऊफ शरीफ का नाम हवाला कनेक्शन में सामने आया। केरल में कट्टरता की फैक्ट्री वाले इस जमात को सरकार ने बड़ा खतरा बताया और हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद पीएफआई केरल से निकलकर कर्नाटक और दिल्ली तक फैल गया। देश के दूसरे राज्यों में भी कई नौजवान सेल्फ रेडिकलाइज होकर पीएफआई के नाम पर साजिशों को रचने लगे। पहले सिमी, फिर इंडियन मुजाहिदीन और अब पीएफआई। आतंक के इन काले दूतों का जहर देश भर में फैला है और इन्हीं संगठनों के स्लीपर सेल कई मौकों पर वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करती रही हैं। देश में इस्लामिक राष्ट्र का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए पीएफआई ने अपने नेटवर्क को 6 हिस्सों में बांट रखा है, जिसमें प्रमुख है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल। राजनीति में दबदबे के लिए एसडीपीआई जैसा संगठन। मुस्लिम छात्रों को ट्रैप में लेने का जिम्मा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के पास है। मुस्लिम महिलाओं को लामबंद करने के लिए नेशनल वुमेन फ्रंट। फसाद की फंडिंग का मैनेजर है रेहाब इंडिया फाउंडेशन और भारतीय मुसलमानों का मामला मुस्लिम देशों में ले जाने का जिम्मा है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के पास। एक सीक्रेट प्लान के तहत पीएफआई ने जाल बिछाया और इस्लामिक राष्ट्र वाले एजेंडे को आगे बढ़ाता गया, जिसकी बुनियाद 3 दशक पहले सिमी ने रखी थी। सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद नाम बदलकर पीएफआई देश में जड़े जमाने लगा और इसकी वजह है सिमी का आतंकी इतिहास। इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी मजहब के नाम पर खड़ा किया गया वो कट्टरपंथी संगठन जिसने 2 दशक तक देश के कई शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगों के स्क्रिप्ट लिखी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकियों का जमात बना। पाकिस्तान के साथ मिलकर देश को दहलाने वाला सिमी भारत में शरिया लागू कराने का एजेंडा चला रहा था और साजिशें थी आतंकी। 2006 का मालेगांव, मुंबई बम विस्फोट, 2008 का दिल्ली सीरियल ब्लास्ट, गुजरात का बम ब्लास्ट, इन जैसे आतंकी हमलों में सिमी का सीधा कनेक्शन मिला था और आतंकियों के तार सिमी से जुड़े थे। भारत में बैठकर भारत के खिलाफ आतंक की साजिशें रचने वाले सिमी को बैन कर दिया गया और यहीं से पीएफआई के चेहरे के रूप में सिमी फिर सामने आ गया। मतलब सिमी ने अपना चेहरा बदला, हुलिया बदला, मगर इस्लामिक राष्ट्र वाला एजेंडा वही है, या यूं कहें सिमी के ही प्लान को पीएफआई के रूप में कट्टर जिहादी आगे बढ़ा रहे हैं। कट्टरपंथियों के इस वायरस से भारत का कोई कोना नहीं बच पाया था। खासकर दक्षिणी राज्य केरल में कट्टरपंथी विचारधारा ने अपने पांव पसार लिए थे। वहीं से सिमी ने पीएफआई को खड़ा कर दिया। सिमी का गठन मुस्लिम छात्र आंदोलन के नाम पर 1977 में हुआ था, जबकि सिमी पर प्रतिबंध लगते ही 2006 में पीएफआई का गठन हुआ। सिमी पर आतंकी गतिविधियों के चलते प्रतिबंध कई बार लगा। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के चलते कर्नाटक, यूपी से बैन की सिफारिश की गई। मालेगांव, मुंबई ब्लास्ट जैसे केस में सिमी की भूमिका, जबकि दिल्ली, राजस्थान और यूपी में हिंदू विरोधी दंगों में पीएफआई का हाथ। सिमी पर 2001 में पहली बार प्रतिबंध लगा था। पीएफआई पर बैन लगाने की मांग तेज है। कट्टरपंथियों ने प्रतिबंध के खिलाफ चलाई थी मुहिम। संभावित बैन के खिलाफ देश भर में पीएफआई के हैंडलर एक्टिव। 2003, 2005, 2012, 2014 में फिर लगा प्रतिबंध। सिमी का कैडर पीएफआई में शिफ्ट हुआ। इस तरह जाल बिछाकर गुपचुप तरीके से पीएफआई अपने इस्लामिक राष्ट्र एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। किसी को शक न हो, इसलिए इन संगठनों के मास्टरमाइंड अंडरग्राउंड वर्कर्स की तरह काम करते हैं। अलग अलग राज्यों में फैले इन संगठनों का एक ही मकसद है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर देना। टीम न्यूज़ नेशन।